हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पढ़े हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7th की, जिसमें से हम आज पढ़ेंगे 5th चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो आज हम 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर चैप्टर का नाम दिया गया है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह इतना समझना महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया गया है, जनजाति नृत्य यानी संताल चित्र खर्रा। यहाँ पे देखिए इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से हिस्से में समाज वर्ग के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम ये बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंचा और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गया। बड़े शहरों से परे जनजाति समाज बड़े शहरों से परे जनजाति समाज अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांड को नहीं मानते थे, और न ही वे असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजाति कहा जाता रहा है। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा पूरा इस्तेमाल करने के लिए इस गतिविधि का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थीं और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातियां समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इसका बंटवारा करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली, सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आजादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाना। लेकिन जाति आधारित और जनजाति समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव टकराव और निर्भरता के इस संबंध में दोनों दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का भी काम किया गया। अब जनजाति लोग कौन थे, हम इनको देखते हैं। जनजाति लोग कौन थे? समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजाति लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वांशिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजाति लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाके पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गग्खर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गग्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध के मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाह और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एक शक्तिशाली शक्तिशाली जनजाति बलोच
ये लोग अलग-अलग मुखियाओं वाले कई छोटे-छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडेरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर-पूर्व भाग पर नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया, उन्हें परास्त किया, उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाले महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। यहाँ पे देखिए कुल क्या होता है, कुल के बारे में देख लेते हैं। कुल परिवारों या घरानों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजाति संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। ये बात जनजातियों के लिए कही गई थी। अब यहाँ पे देखिए कुछ जनजाति क्षेत्र हैं, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए गग्खर, खोखर, जंजुहा, लंगा, अरघुन, बलूची, समास, कोली, जाटवास, भील, कोली, काराकरीस। अब यहाँ गोंडवाना के क्षेत्र में देखिए गोंड, बैगस, खोंड, कोयास, ओरोन, संताल, मुंडा, चेर, कोंच, खांसी, काचरीस, नागा, अहोम, यह पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनजातियां हैं। और यहाँ पे देखिए यह भी जनजातियां हैं। तो क्षेत्र आपको याद होना चाहिए, वो आप जैसे होता नहीं राज्य, इस तरीके से आप लिख कर याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है अक्सर। जो एग्जाम होते हैं, जीएस का पोर्शन होता है, तो उसमें जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे हो गया जैसे कोरोगा, बेराद, बारागस, बेतर, मारवार, यह सब जनजातियां हैं। इस तरीके से इनका विभाजन किया गया है। अब हम आगे देखते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियां कोली, बेरात तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, बेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उसमें कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। यहाँ पे देखिए कि रात में भील लोग हिरन का शिकार करते हुए, यहाँ पे देखिए दिखाया गया। खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे? खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते? खाना बदोश चारवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतीहर गृहस्थों के अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसे ही चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खाना बदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे, सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवा टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अध्याय 3 में बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बंजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज लेकर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के खदानों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। खाना बदोश और भ्रमणशील समूह किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं।
खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। खानाबदोश घुमंतू लोग होते हैं। उनमें कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशु वृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृत्य गायक एवं अन्य तामासबाब तामासबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौटकर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। अब बंजारे क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए शुरू करें। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी ने बंजारों का वर्णन किया है। किस प्रकार से, देखिए, बंजारे का वर्णन किया गया है। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक तांडा से हुई जिनमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीबी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक एक तांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते थे, लेकिन ज्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहां सस्ता उपलब्ध है वहां से खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहां वह महंगा बिकता है। वहां से वे फिर ऐसी चीजें लाद लेते हैं जो किसी और अन्य जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। तांडा में 6 से 700 लोग हो सकते। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज्यादा सफर नहीं करते थे। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ जमीन पर्याप्त और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पता करने के लिए बता रहा है कि आजकल गांव शहरों में ऐसा होता है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। मोटे छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां थी। एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते थे और बेचते थे। कभी कभी भिक्षु भी कभी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थी जो विभिन्न नगरों और गांव में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। यहाँ पे देखिए कांस्य मगरमच्छ कुटिया कोंड जनजाति ओडिशा। यहाँ पे देखिए ये है कांस्य मगरमच्छ कुंटिया कोंड जनजाति से संबंधित है ओडिशा की। बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। तो जाहिर सी बात है एक समय बीतेगा तो परिवर्तन आएगा, तो यहाँ भी परिवर्तन आया समाज में। बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण के बजाय जातियां समाजों के संगठन का आधार बनी। जाति पर विचार विमर्श। जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोंडन उद्यार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा अध्याय 2 में 2 के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वे रथकारों यानी शाब्दिक रथ रखने वाले लोगों की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना आदि शामिल था। रथकारों के लिए 11वीं और 12वीं सदी तक, आगे देखते हैं,
11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे। शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में भी अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजाति लोगों से अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों ने समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजाति ने काफी पहले काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इस इलाके में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजाति लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से को दो उदाहरणों में उल्लेखित किया गया है। यहाँ पे देखिए, एक गोंड महिला है। अब देखिए यहाँ पर स्थानांतरित कृषि क्या होती है। स्थानांतरित कृषि किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती है, तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है, यानी अलग अलग जगहों पर। नजदीक से एक नजर। अब देखते गोंड। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरी कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उप विभाजन बरहुतों में होता था, जो 12 गांवों को मिलाकर बनते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं के अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़कटंगा के गूढ़ राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। इसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। अब यहाँ पे देखिए सूबा, सीमा और सरकार। यहाँ पे देखिए गोंडवाना क्षेत्र है। यह क्षेत्र मालवा, कुलंगा, गोरहा, बायरोगढ़, चौरागढ़, बानाडोलगढ़। अब आगे देखते हैं। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी। उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उनके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। जो रानी दुर्गावती थी, 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण कर दिया। सॉरी, उन्होंने समर्पण करने के बजाय मर जाना बेहतर समझा, यानी उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उनका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। रानी भी मारी गई, मतलब रानी ने खुदकुशी कर ली और उसके बाद उनका पुत्र भी लड़ता हुआ मारा गया। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया था। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने
लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत बहुतायत में हथिया लिया। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफी कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिए कि असम में लाचित बरफुकन ने मुगल सेना को हराया। यहाँ पे देखिए कोष्टक में दिया गया है कि असम के लाचित बरफुकन ने मुगल सेना को हराया। लाचित बरफुकन ने अहोम सेना के सेनापति थे। 1661 में सराय घाट के युद्ध में लाचित बरफुकन ने मुगल शासक औरंगजेब की सेना को पराजित किया था। मुगल सेना में 18,000 घुड़सवार, 30,000 सैनिक, 15,000 तीरंदाज, 5,000 बंदूक सैनिक और 1,000 तोप थे, जिनका नेतृत्व अंबर के शासक राम सिंह द्वारा किया गया था। लाचित के सैन्य कौशल से मुगल सेना के विस्तार पर रोक लग गई। नौसेना द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में लड़ी गई यह लड़ाई इतिहास में सराय घाट के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब हम देखते हैं अहोम। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूटियों 1523 और कोचहाजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने आग्नेय वस्त्रों का इस्तेमाल किया था। अहोम जनजाति जो थी 1760 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। अहोम जनजाति, लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक बना नहीं रह सका। यहाँ पे देखिए जनजाति खाना बदोश। देखिए ये आपका नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कोंच, गारो, खासी, जैंतिया, काचारिस, डफलास, मिरिस, चुटिया, नागा जनजाति, यह सब देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। पूर्वी भारत की जनजातियां हैं यह। अब देखते हैं आगे। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वो पाइक कहलाते थे। यानी अगर पाइक शब्द हमसे पूछा गया कि पाइक शब्द किससे संबंधित है, तो जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था उन्हें हम पाइक कहते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। यानी जबरन जो काम करने वाले होते थे उनको भेजा जाता था। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया जाता था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। यहाँ पे देखिए एक चित्र है, कान के आभूषण यानी कबोई नागा जनजाति मणिपुर। ये कान का कनफूल है, आप इसको समझ सकते हैं। तरीके भी अमल में लाए चावल के। अहोम जनजाति कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। वहां दस्तकारों की बहुत कम जातियां थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। किसानों को अपने ग्राम समुदाय द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में
ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह जिनका शासन था 1714 से 44 के काल में, हिंदू धर्म वहां का प्रधान धर्म बन गया था। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्यक्रम को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। निष्कर्ष देखते हैं यहाँ पे। निष्कर्ष, जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजाति लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी, उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उन सब में कई जाति आधारित समाज भी शामिल हो गई थी, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियां सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक कठिन राज्यों और साम्राज्य के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। तो यहाँ पे देखिए कुछ शब्दों के बारे में हमने जो पढ़ा, कौन कौन से शब्द थे, जैसे वर्ण जाति, टांडा, गढ़, चौरासी, बरहोत, भूया, पाइक, खेल, बुरंजी, जनगणना। और यहाँ पे देखिए कि मेल बैठाएं, कुछ अभ्यास प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे मेल बैठाना है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से मेल बैठाते हैं। तो यहाँ पे मिलान करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, गढ़ हो जाएगा तो ये 84 हो जाएगा। और जो यहाँ पे रानी दुर्गावती थी, गढ़कटंगा से संबंधित थी। और श्रमिक जो थे वह पाइक कहलाते थे। शिव सिंह जो है वह क्या कहते हैं कि अहोम राज्य था। कुल जो था वह खेल था। तो इस तरीके से टांडा जो था वह कारवा था। तो इस तरीके से हमने मिलान किया। अब यहाँ पे देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो इसको देखते हैं। अब यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है तो हम देखते हैं क्या यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे जाट। अब देखते हैं दूसरा, यहाँ हो जाएगा उरांस। तीसरा हो जाएगा कि अकबरनामा, यहाँ पे हो जाएगा अकबरनामा। और यहाँ पे हो जाएगा बड़े और ताकतवर होने के राज्यों ने मंदिर बनवाए थे और उसके बाद ब्राह्मणों को दान दिया था, ब्राह्मणों को भूमि दान दिया था। तो इस तरीके से हम इस रिक्त स्थान को भर देंगे। अब देखते हैं यहाँ पे हमें सही और गलत बताना है। सही और गलत बताइए। तो चलिए हम देखते हैं।